सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे की पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। लेकिन अब हम लोग केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। हालांकि वो लाइव फॉर्मेट में नहीं होकर ऐसे वीडियो फॉर्मेट में होंगे, बट ऐसे हम केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे ताकि बायो के साथ साथ आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं। बट एक बात मैं पहले बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज मेक श्योर करना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। ऑल्सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको स्क्रीन पे लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इन सब पर प्लीज 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 इन सबको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ बिल्कुल टाइमली मिल जाए। जो भी मैं बायोलॉजी में पढ़ाती हूँ सब कुछ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे सबका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आपको बस ज्वाइन करना है और रोज की रोज पढ़ाई करनी है। ठीक है, बायोलॉजी की क्लासेस रोज शाम को 5:30 बजे होती है। अगर कोई भी मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो रोज उस क्लास को अटेंड कर सकता है। ऑलरेडी हम 14 चैप्टर कर चुके हैं, 15 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे पेज पे हमारा सिलेबस चल रहा है। आज हम केमिस्ट्री में करने वाले हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी मैं फिनॉल की प्रिपरेशन आप लोग को करवा चुकी हूँ, तो बिना किसी देर के फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन उतनी हर एक चीज करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आज के नोट्स इस फॉर्मेट में बनाए हैं, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि आज के नोट्स से पढ़ने के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे और आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जस्ट जो चीजें मैंने लिखाई है, जिस फॉर्मेट में लिखाऊंगी और जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट हमारा फिनॉल ही है। प्रिपरेशन हो चुकी है, आज हम फिनॉल की करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए मैं हो जाऊं साइड में ताकि आपको स्क्रीन दिख सके। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है केमिकल प्रॉपर्टी में, वो होती है एसिडिक नेचर। लेकिन फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई फिनॉल होता क्या है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि फिनॉल होता क्या है। तो देखो, बेंजीन की रिंग कुछ इस तरीके से होती है जिसमें आपको हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक मतलब एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इतना सबको पता है। कभी कभी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड शो करने की जगह ऐसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड बताने के लिए। और यहाँ पे जब हम यहाँ पर OH का ग्रुप ऐड कर देते हैं तो इसे हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, हमारा फिनॉल कह देते हैं। समझ में आया इतना? ओके। अब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर करने से पहले आपको जनरल बेसिक केमिस्ट्री जो है वो आनी चाहिए, है ना। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप सबको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे कर ली, है ना, अगर आपने इस वीडियो मतलब किसी भी वीडियो को देखने से पहले इस टॉपिक के ऊपर की जनरल बेसिक केमिस्ट्री की अगर आपने अच्छे से सीख ली, तो आपको आगे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप डायरेक्ट इन नोट से पढ़ोगे तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ी, अगर अभी तक आपने जनरल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये वाला सेशन आराम से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वैसा लेक्चर लगाना पड़ेगा, है ना। जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, जनरल बेसिक केमिस्ट्री कोई भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाने से पहले करवाएगा। ठीक है, ओके, एक बात हो गई क्लियर। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिनॉल का एसिडिक नेचर। ठीक है, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जब हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो ध्यान रखना फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है कि फिनॉल को हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पसंद है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब लेना, खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पसंद नहीं है। तो जब भी किसी के अंदर, है ना, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तब उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो गए तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक शॉर्ट बात कहूं कि एसिडिक नेचर को कैसे पसंद है,
नेगेटिव वाले पसंद है। अब नेगेटिव वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सारी चीजें आपको जनरल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने से समझ आएंगी, है ना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी हम देखते हैं नाइट्रेशन क्या होता है। नाइट्रेशन क्या होता है? फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सब कुछ फिनॉल के अंदर बनाएंगे। यानी कि अभी हमारा फिनॉल क्या है? रिएक्टेंट है। फिर फिनॉल के अंदर क्या डाले तो क्या बनेगा, हमें ये जानना है। तो नाइट्रेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले केस 1, देखो नाइट्रेशन का मतलब होता है कि हमें किसी भी चीज के अंदर HNO3 ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है? HNO3। नाइट्रेशन हम फिनॉल की कर रहे हैं, इसका मतलब हम फिनॉल के अंदर HNO3 डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल होता है, आप सबको पता है, ठीक है। थोड़ा ऐसे बन गया, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिनॉल। अब इस फिनॉल के अंदर हमको HNO3 डालना होता है। अब होता क्या है, दो तरीके के HNO3 हम डाल सकते हैं। एक तो होता है हमारा केस 1 जब हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, एक होता है केस 2 जहां पर हम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 हम डालते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब दोनों ही केस में फिनॉल अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। डाइल्यूट डालोगे तो अलग चीज बनेगी, कंसंट्रेटेड डालोगे तो अलग चीज बन जाएगी, ठीक है। चलिए दोनों की रिएक्शन करते हैं। जब भी हम HNO3 डालते हैं, पहले मान लो हमने डाइल्यूट वाला डाला, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे। एक बार ऑर्थो के ऊपर ग्रुप जाएगा, एक बार पैरा के ऊपर ग्रुप जाएगा। समझ में आया या नहीं बताओ। ये देखो, ये हमारा फिनॉल तो फिनॉल ही रहेगा, लेकिन HNO3 एक बार जो होगा इसका NO2 वाला जो पोर्शन इधर जाएगा, एक बार NO2 वाला पोर्शन इधर जाएगा। NO2 गया है, ध्यान रखना। HNO3 में से क्या निकल के रिएक्ट करा? पूरा HNO3 जाकर नहीं चिपकेगा, NO2 प्लस है जो इस इलेक्ट्रोफाइल जाकर चिपक जाएगा। अब यहाँ पे तो OH है, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि हमने फिनॉल में ही ऐड किया। यानी बचे 1 2 3 4 और 5, ये 5 जगह बची। अब एक बार इसने ऑर्थो पे लाया। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे यहाँ पर ऐड हो या यहाँ पर ऐड हो, एक ही बात है। चाहे यहाँ ऐड हो यहाँ ऐड हो, एक ही बात होती है। समझ में आई मेरी बात? दोनों ऑर्थो पोजीशन है। अब यहाँ इसको हम कहते हैं हमारी पैरा पोजीशन, ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं? हमारी पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब दो पोजीशन हमारी रह गई। कैसी पोजीशन रह गई हमारी? ये वाली पोजीशन, है ना। दोनों ही केस में ये वाली पोजीशन रह गई। यहाँ पे हम कभी भी NO2 ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे हम नेवर ऐड NO2 इलेक्ट्रोफाइल। क्यों नहीं करेंगे भाई? नाइट्रेशन यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज ये जो पोजीशन है ये होता है मेटा, और NO2 कभी भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हमारे जनरल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए यहाँ पर NO2 नहीं लगा। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जब हमारा NO2 यहाँ पर लगा, है ना, जब हमारा NO2 यहाँ पर लगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लग गया है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, है ना। फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लग जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पर देखो NO2 कहाँ लगा है? हमारी पैरा पोजीशन पर लग चुका है। तो जब पैरा पोजीशन पे लगा है तो क्या बन जाएगा? फिर वो पैरा नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है इतना? समझ में आया? अब क्या जरूरी है कि हर बार दो ही प्रोडक्ट बनेंगे? जरूरी है इन केस ऑफ HNO3, है ना। लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 में ये केस नहीं होता है। अब मान लो यहाँ पर हमने फिनॉल के अंदर डाइल्यूट HNO3 नहीं डालकर कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, तो अब क्या बनेगा? अब हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा।
यानी कि अब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगाएंगे, ये जो येलो लगा दिया OH, तो ये फिनॉल बना। अब यहाँ पर हम ऐसे, यानी कि सारी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी NO2 आ जाएगा एक ही प्रोडक्ट में, यानी कि दो अलग अलग बनाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन फोकस अगर आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा मेटा पोजीशन पर हमने इस बार भी कुछ नहीं लाया है, मेटा पोजीशन पर इस बार भी कुछ नहीं लाया है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये जो चीज बनी है इसका नाम और स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब पिक्रिक एसिड तो इसका जनरल नेम हो गया, इसका IUPAC नेम भी आपको बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए, इसका IUPAC नेम भी बनाना आना चाहिए। तो ये हमारा फिनॉल हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, सॉरी रुको 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 1, हाँ जी 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नंबरिंग होती है क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप होता है, ठीक है। तो 2, 4, 6 ट्राई, क्योंकि 3 बार है, क्या है 3 बार, नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बताओ समझ में आया या नहीं, कैसे नंबरिंग हुई, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लो यहाँ पर जो हमारा OH था, मान लो ऐसा केस हुआ कि हमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालना है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो फिनॉल हमारे पास है उसमें पहले से जो ये पोजीशन है उसके ऊपर हमने कोई भी ग्रुप लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने G लिखा है, मतलब कोई भी ग्रुप यहाँ पर पहले से ऐड है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन तो पहले से ऑक्यूपाई है। तो जब ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे पिक्रिक एसिड बनाएगा, सोचिए जरा, कैसे पिक्रिक एसिड बनेगा इस केस में। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इसमें से NO2 और H+ दोनों रिलीज होते हैं हमें पता है, लेकिन पहले हमारा H+ जाएगा और यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, समझ रहे हो, पहले H+ जाएगा और यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही इसने रिएक्ट किया, ये क्या करेगा, हमारा जो भी ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन भी मैं कह सकती हूँ, किसी भी एक पोजीशन पे जहां पे भी ग्रुप लगा होगा उसको हटा के ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना देगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल था वो इस फिनॉल से रिएक्ट करता है और क्या कर देता है, हमारा अगेन पिक्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, पिक्रिक एसिड अगेन बना देता है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आया। एक बार शॉर्ट में हम नाइट्रेशन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, मैं साइड में हो जाऊं ताकि आपको नाइट्रेशन एकदम एक पेज पे दिखाई दे सके। अब देखिए इसको, चलिए नाइट्रेशन की हम बात करते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है किसी के अंदर HNO3 का ऐड करना। फिनॉल के नाइट्रेशन कर रहे हैं मतलब फिनॉल के अंदर HNO3 ऐड कर रहे हैं। डाइल्यूट भी डाल सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी डाल सकते हैं। इन केस हम डाइल्यूट HNO3 डाल रहे हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार NO2 ऑर्थो पे जाएगा, एक बार NO2 पैरा पे जाएगा। तो जब ऑर्थो पे जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे जाएगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। मेटा पर नहीं जाता बिकॉज NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है। हर चीज का रीजन बता रही हूँ, रीजन आपसे पूछ सकते हैं असर्शन रीजनिंग में, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा वो, पिक्रिक एसिड, जिसका IUPAC नेम मैंने आपको लिखना सिखाया है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर पहले से ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई है तो कंसंट्रेटेड HNO3 में से H+ जाएगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा और हमारा फिनॉल बनाएगा। इस फिनॉल में इसी कंसंट्रेटेड HNO3 में से NO2+ आएगा और रिएक्ट कर जाएगा और हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। अब देखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बना और हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बना।
तो अब बात आती है कि इन दोनों में से मेजर कौन बनेगा, है ना, ज्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो ऑर्थो वाला होता है, जो ऑर्थो वाला होता है वो हमारा मेजर बनता है। ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट? पैरा वाला हमारा मेजर नहीं है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये इस देखो, एक मिनट, हाँ, ये देखो, इन दोनों को देखो और एक बार इसको और इसको देखो। जब आप यहाँ पर बॉन्डिंग देखोगे, जब आप यहाँ पे बॉन्डिंग देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों ज्यादा पास में है तो बहुत इजीली बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैसे इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आप बताओ मुझे? नहीं हो पाएगी। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमेशा मेजर बन जाता है, इसलिए हमारा ऑर्थो मेजर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसी बॉन्डिंग ये कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब कुछ करवा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो बहुत प्रोडक्टिव सेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इसलिए वो मेजर तो बन गया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाम याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है। क्यों होती है इंट्रामॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल का यूज किया है, सिर्फ इसके बनने पर ही, यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल है हमारा, सिर्फ इसने ही हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दी है, क्योंकि एक के अंदर ही OH था, उसी में NO2 था और पास पास में इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत दूरी हो गई ना। तो जब इतना दूर हो गया तो ये इजीली बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसको चाहिए इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल यहाँ पास में। जब इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे उस OH होगा और यहाँ पर NO2 का केस आपको दिखाई देगा, है ना। आपको पता है ना स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, इस बार उल्टा, ताकि यहाँ पर बॉन्डिंग दिख सके, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे इसको दो स्ट्रक्चर चाहिए, इसको दो स्ट्रक्चर चाहिए काम करने के लिए। लेकिन जो हमारा होता है ना, क्या कहते हैं, ऑर्थो वाला, वो एक ही स्ट्रक्चर में पूरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही काम हो गया तो इंट्रा हुआ, लेकिन उसमें हमने दो मॉलिक्यूल की जरूरत लगी तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन कंप्लीट। ये क्या हो चुका है, नाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से साइड में हो जाती हूँ और हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, दैट इज हेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हेलोजिनेशन। तो नंबर 3 डाल के लिख देते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन का मतलब होता है किसी के अंदर, किसी रिएक्टेंट के अंदर किसी हेलोजन का ऐड करना। एक्स का मतलब हेलोजन होता है। हेलोजन हमारे क्या क्या हो सकते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन होते हैं। X2 लिखा है यानी कि F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है या फिर I2 हो सकता है। अब किस में ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिनॉल की। तो फिनॉल का हेलोजिनेशन करने के लिए हम फिनॉल के अंदर हेलोजन ऐड करते हैं तो क्या बना देगा फिनॉल, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगेन दो केस होते हैं। इस फिनॉल में जब हम कोई भी हेलोजन डालते रहे, मान लो हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, समझ गए, मान लो ब्रोमीन डाल दिया, तो यहाँ पर एक केस जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो कि हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है इसके साथ। एक केस होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, एक केस होता है हमारे पोलर सॉल्वेंट का। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर लिया है तो क्या बनेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो या तो आप CH2 लो या CCl4 लो, है ना, बेंजीन भी आती है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अगर आपको पता हो तो। अभी के लिए दो एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ आप फिनॉल को डालते हो, I mean फिनॉल में ब्रोमीन डालते हो, तो क्या बन जाएगा,
दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे, ठीक है। एक बार हमारे फिनॉल में ऑर्थो पर ब्रोमीन आएगा अगेन, और एक बार फिनॉल के ही अंदर पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। बताओ समझ में आया? सॉरी, समझ में आ गई मेरी बात? तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा मेजर होगा? ये हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मेजर होगा या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर होगा? आईयूपीएसी नेमिंग तो आती है ना, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखना हमारा पैरा जो है ये मेजर बनेगा, पैरा मेजर बनेगा और ऑर्थो माइनर बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मेजर बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है भाई? NO2 के साथ होती है भाई, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, समझ रहे हो तुम? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, इसलिए हमने पैरा को मेजर बना दिया है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ऑर्थो मेजर, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो पैरा मेजर। समझ में आ गया? ऐसे याद रखना, आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे। हुआ क्लियर? अब दूसरा केस हम मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, इसी फिनॉल के अंदर ब्रोमीन डाला, रुको, इसी फिनॉल के अंदर हमने ब्रोमीन डाला, पर इस बार हमने पोलर सॉल्वेंट लिया। इस बार हमने क्या किया? पोलर सॉल्वेंट ले लिया। अब पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल बताओ, पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल बताइए। H2O सबसे सिंपल पोलर सॉल्वेंट क्या है हमारा? पानी, है ना, पानी पोलर होता है, इतना तो पता है आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा पोलर सॉल्वेंट। अब बनेगा क्या? ध्यान रखना, ब्रोमीन को जब तुम पानी के साथ फिनॉल के अंदर ऐड करवाते हो तो एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि एक पर ही तीनों ब्रोमीन लग चुके हैं। समझ में आया? अब ये जो होता है, ये जो होता है इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्राइब्रोमोफिनॉल। आपको एग्जाम में इसका कलर पूछेगा। क्या पूछेगा? कि भाई कैसा कलर होता है, तो ध्यान रखना जब ये बनता है तो आपकी व्हाइट पीपीटी बन जाती है। ध्यान रखना, क्या बन जाती है? व्हाइट पीपीटी बन जाती है। समझ में आई मेरी बात? हुआ क्लियर? हेलोजिनेशन की जब हम बात करते हैं, हेलोजिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हेलोजन को ऐड करते तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड करते हैं। फिनॉल के अंदर जब हमने ब्रोमीन डाला नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ तो एक बार ऑर्थो बनता है, एक बार पैरा बनता है। पैरा मेजर होता है, इस बार ऑर्थो नहीं होता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। ब्रोमीन डाला पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है और इसकी व्हाइट पीपीटी बन जाती है। आया समझ में? हुआ क्लियर? अब देखो नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है, कौन सी? अब हम पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे अब हम? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, अब इसमें क्या होता है सब लोग ध्यान से देखना। एस्टरिफिकेशन में होता है कि हम एस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एस्टर कैसा होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, RCOOR। तो जब दो O आपको दिखाई दे तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। ये कुछ ऐसा बॉन्ड आपको दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं दिखाई देगा, रुको मैं आपको बना के बताऊंगी। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एस्टर कहते हैं। बनता कैसे देखते चलो। तो एस्टर बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल। फिनॉल लिया, अब इसमें अंदर हम डाल देंगे RCOOH का ग्रुप, RCOOH, यानी कि ये बेसिकली हमारा एसिड हो गया एक, ठीक है, और ये हमारा एक फॉर्म ऑफ एल्कोहल हो गया, ठीक है। समझ आया? अब रिएक्शन कैसे होती है? एस्टरिफिकेशन में हम पानी निकालते, ध्यान रखना क्या करते हैं? हम पानी निकालते हैं। तो जब हम पानी निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना OH हमारा एसिड देगा और हाइड्रोजन हमारा एल्कोहल देगा। इतना याद रखोगे। ध्यान रखना है कौन OH दे रहा है और कौन H दे रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखने के बाद ध्यान रखना पानी किससे बनता है भाई? H और OH से बनता है, तो यहाँ पे हमारा वाटर बन गया।
तो ये वाटर तो रिलीज हो जाएगा, तो बचेगा क्या पीछे, बचेगा क्या पीछे हमारा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा पीछे। बताओ, तो अब ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कह देते हैं, एस्टर बन चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर इतना, आगे बढ़ते चलो। तो एस्टेरिफिकेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आगे की रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड दैट इज हमारी कोलबेज रिएक्शन और हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। तो डाल देते हैं हेडिंग नेक्स्ट, कोलबेज रिएक्शन। डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वही काम आएगा। तो कोलबेज रिएक्शन में ध्यान रखना, पहले रिएक्टेंट पता होना चाहिए। क्या होता है रिएक्टेंट, हमारा फिनॉल होता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, फिनॉल होता है। अब इस फिनॉल के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, NaOH ऐड कर देते हैं। उसके साथ हम एक कंडीशन रखते हैं कि हम CO2 भी डालते हैं, और हम इसके अंदर एसिडिक कंडीशन भी रखते हैं। तब क्या बन जाता है प्रोडक्ट में, तो आपको ध्यान रखना है कोलबेज रिएक्शन में क्या रिएजेंट लिया, किस में डाला, रिएक्टेंट क्या लिया, और हमने क्या बनाया। तो बनाया क्या है यहाँ पर हमने, सिलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, सिलिसिलिक एसिड। कैसा दिखता है, कैसा दिखता है जी सिलिसिलिक एसिड, तो ऐसे COOH लग जाएगा, और इधर तो फिनॉल का OH है ही। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हमारा सिलिसिलिक एसिड। चलिए लिख देते स्पेलिंग, सिलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा कोलबेज रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रहेगा, तीन चीजें याद रखनी है आपको, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, और हमारा रिएक्टेंट हमने क्या लिया है। ठीक है, तो ये होती है कोलबेज रिएक्शन, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, रीमर टीमर करने से पहले एक छोटी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल की, कि भाई फिनॉल का रिडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम रीमर टीमर करते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल देखते हैं। चलिए, अब फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल का रिडक्शन करने के लिए आपको इसका रिएजेंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपको रिएजेंट का ही पूछेगा। तो ये फिनॉल, इसमें जब आप डाल दोगे जिंक डस्ट, जिंक डस्ट जब आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फिनॉल का रिडक्शन हो जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, हमारी हमारी बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारी क्या बन चुकी है, बेंजीन बन चुकी है। आई होप आपको इतनी सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि है हमारी कौन सी, रीमर टीमर रिएक्शन। अब इसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, ताकि आपके लिए याद करना बहुत सिंपल हो जाए। ठीक है, चलिए, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब ये भी किस में होगी, फिनॉल में होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले फिनॉल बनाएंगे। अब इस फिनॉल के अंदर हम रिएजेंट क्या डालेंगे, अगेन रीमर टीमर का रिएजेंट आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म डालना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, आपको याद रखना है। क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म हो जाता है। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आपको बेसिक कंडीशन रखनी है, या तो आप NaOH डालेंगे या फिर KOH डालेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बन जाएगा, इस बार सिलिसिलिक एसिड की जगह सिलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है, सिलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। क्या होता है सिलिसिल एल्डिहाइड, ऐसे फिनॉल बनाएंगे, यहाँ पर COOH की जगह CHO रख देंगे, एल्डिहाइड का ग्रुप इस बार हम लगा देंगे। ठीक है,
बताओ समझ में आया? क्लियर? चलो इसका नामकरण कर देते हैं, क्या होता है? सिलिसिल एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर देख के मुझे आप लोग बताओ कि क्या ये ऑर्थो है या पैरा है। ये क्या है हमारा? ऑर्थो हमको दिखाई दे रहा है। अभी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने CHO लगाया है। तो क्या कभी पैरा भी बन सकता है? बन सकता है। हमने देखो सिलिसिल एल्डिहाइड तो हम सिर्फ इस ऑर्थो वाले को बोल रहे हैं, लेकिन कभी इनकेस पैरा कब बनेगा? जब ये वाली पोजीशन अगर ऑक्यूपाई होती, इफ ये ऑक्यूपाई होती तो क्या बन जाता? पैरा वाला ग्रुप बनता, यानी कि ये CHO फिर यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लग जाता। समझ में आई मेरी बात? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो रीमर टीमर होती है, क्या उसमें टोटोमेरिज्म होता है या नहीं, है ना? टोटोमेरिज्म जनरल बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जब हम सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते हैं तब, ठीक है? तो टोटोमेरिज्म होता है, ध्यान रखना। SN2 मैकेनिज्म ये कैरी करता है। आपसे पूछेंगे SN2 होता है या फिर SN1 होता है, तो SN2 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब एक बात और, अब देखो यहाँ पर हमने क्या डाला था? यहाँ पर हमने क्या डाला था? क्लोरोफॉर्म हमने डाला था, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर CHCl3 की जगह, अगर मैं इस फिनॉल में CHCl3 की जगह, ये फिनॉल, इसमें हम CCl4 डाल दूं, है ना? ट्राइक्लोरोकार्बन अगर मैं डाल दूं इसमें, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये इधर OH और OH, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब ये कैसा है हमारा? बीच का अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इसको जब वाटर रिलीज करते हैं इसमें से, तो क्या बन जाता है? सिलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाएगा इस बार? सिलिसिलिक एसिड, जो हमारी कोलबेज रिएक्शन में बना था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? समझ में आया? क्या बन गया है? सिलिसिलिक एसिड। तो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखना। मैं आऊं साइड में ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। चलिए, पूरी रीमर टीमर में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होने वाली है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, कि भाई फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है? तो का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये होता है हमारा फिनॉल। फिनॉल के अंदर हम क्या करेंगे? 3 रिएजेंट में से कोई भी डालेंगे। उनको डालने पर क्या होता है? बाय प्रोडक्ट हमें बेंजोक्विनोन मिल जाता है। अब कौन कौन से रिएजेंट डालने हैं वो हमें पता होना चाहिए। बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, ऐसा ये दिखता है। इसमें हम डाल सकते हैं H2SO4। क्या डाल सकते हैं? H2SO4। और हम इसमें डाल सकते हैं हमारा Na2Cr2O7, है ना? इसे हम सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। H2SO4 सोडियम डाइक्रोमेट, और हम इसमें डाल सकते हैं CrO2Cl2, यानी कि हमारा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है? तो इन तीनों में से हम कुछ भी डालेंगे तो क्या हो जाता है? हमारा बेंजोक्विनोन बन जाता है, ठीक है? तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। पूरी की पूरी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का काम होगा कि इन सबको रिवाइज करेंगे, और साथ के साथ प्लीज मेक श्योर करना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, समझ आया या नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। और बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप रोज के रोज 5:30 बजे क्लासेस होती हैं, तो आप लोग उसे अटेंड करेंगे तो आपकी बायोलॉजी सच में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है?